जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल मजिंदर सिंह ने, जो कि आर्मी कमांडर हैं सप्तशक्ति कमांड के, उन्होंने कहा कि किसी भी आतंकी हमले को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। और ये स्टेटमेंट उनका राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहे एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान आया। कभी भी हमारे देश के अंदर आतंकवादी हमला होगा तो उसको एक लड़ाई का एक्ट माना जाएगा। इस एक्सरसाइज का मकसद था फ्यूचरिस्टिक खतरों से निपटने के लिए फोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों को दिखाना। इस दौरान आधुनिक जमीन और हवाई हथियार सिस्टम दिखाए गए, जिसमें कि अत्याधुनिक साजो सामान और टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया गया। इस एक्सरसाइज में मैकेनाइज्ड फोर्सेस की मूवमेंट और लाइव फायरिंग शामिल की गई थी। लंबी दूरी की अत्याधुनिक आर्टिलरी सिस्टम से सटीक मार किया गया और ड्रोन, काउंटर ड्रोन और CUAS यानी कि काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम की क्षमताओं का सफल परीक्षण किया गया। यह एक्सरसाइज दोस्तों भारतीय सेना की हाई लेवल की तैयारियों और टैक्टिकल क्षमता को दिखाता है, ताकि देश पर किसी भी खतरे का जवाब तुरंत और निर्णायक तरीके से दिया जा सके। वहीं दोस्तों, भारत तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के लिए एक बड़ा अपडेट कर रहा है। DRDO ने इसके लिए शुरू किया है स्वयं रक्षा कवच के फ्लाइट ट्रायल्स। ये एक ऐसा नया इंडिजिनियस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है जो कि तेजस को दुश्मन के रडार और मिसाइलों से बचाएगा। ये सिस्टम पुराने D29 से कहीं आगे है। इसमें है AI बेस्ड थ्रेट डिटेक्शन, गैलियम टेक्नोलॉजी वाला RWR और DRFM जैमर, जो एक साथ 8 तक दुश्मनों के सिग्नलों को ब्लॉक कर सकता है। इसकी खासियत है कि यह हल्का है, कम बिजली खाता है और 360 डिग्री की प्रोटेक्शन देता है। टेस्ट फिलहाल HAL बेंगलुरु में चल रहा है और इसे 2026 के अंत तक तेजस मार्क 1 में लगाया जाएगा। इसके जरिए भारत का फाइटर जेट अब होगा और भी स्मार्ट और भी सुरक्षित। इसके अलावा भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों सेनाओं ने मिलकर त्रिशूल 2025 नाम के एक विशाल संयुक्त सैन्य अभ्यास को किया। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य था जॉइंटनेस, यानी कि तीनों सेनाओं के बीच बेहतर इंटरऑपरेबिलिटी और मल्टी डोमेन सिनर्जी को और मजबूत बनाना। इस दौरान तीनों आर्म फोर्सेस ने तीनों मोर्चों पर समन्वित कार्रवाई और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का शानदार प्रदर्शन किया। और यह एक्सरसाइज भारत की इंटीग्रेटेड युद्ध क्षमता, तकनीकी एकता का जबरदस्त उदाहरण है, जो दिखाता है कि भारतीय सेना हर तरीके की परिस्थितियों में तैयार है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि उनका डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, जिसे कि DBMRH के नाम से जाना जाता है, इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और डेवलपमेंट की जो कॉस्ट है उसका 30% हिस्सा वो खुद अपने रिसोर्सेज से फंड करेगी। बाकी 70% का खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। ये प्रोजेक्ट कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की फाइनल मंजूरी मिलने के बाद शुरू होगा। यह हेलीकॉप्टर दोस्तों इंडियन नेवी के लिए तैयार किया जा रहा है, जो जहाज से उड़ान भरने वाला मल्टी रोल प्लेटफॉर्म होगा। यानी कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सर्च एंड रेस्क्यू और टैक्टिकल ऑपरेशन जैसे कई मिशंस पूरे कर सकता है। यह HAL और भारतीय नौसेना दोनों के लिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दोस्तों, हाल ही में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत 87 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यानी कि मेल क्लास के ड्रोन की बड़ी खरीद शुरू करने जा रहा है, जिसका कुल मूल्य लगभग 30,000 करोड़ रुपए का। हालांकि यहाँ पर दोस्तों एक सबसे बड़ी टेंशन सामने आई है, वो ये है कि इस रेस में विदेशी डिजाइन वाले ड्रोन हमारे देसी डिजाइन को पीछे छोड़ सकते हैं। हालांकि दोस्तों भारत चाहता है कि ये खरीद केवल भारतीय कंपनियों के लिए खुली है, ताकि भारत में UAV मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप किया जा सके। लेकिन दोस्तों, इजराइल के एल्बिट और अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स जैसी विदेशी कंपनियां पहले से भारतीय साझेदारों के साथ करार कर चुकी है, ताकि वो अपने मौजूदा ड्रोन को भारतीय जरूरतों के मुताबिक मॉडिफाई करके उन्हें पेश कर सके। भारत सरकार ने भी तय किया है कि 2 कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ताकि देश में 2 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग लाइनें तैयार हो सके। और इस कॉन्ट्रैक्ट का बंटवारा किया जाएगा 64:36 के अनुपात में। और विनर्स को, यानी जो विजेता है, उन्हें 10 साल तक मेंटेनेंस का काम भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर शर्त ये भी रखी गई है कि ड्रोन के मेन स्ट्रक्चर, इंजन असेंबली और टेस्टिंग भारत में ही होगी। और साथ ही ये भी कहा गया है कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, सैटकॉम, नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम भी स्वदेशी रूप से जोड़े जाएं। लेकिन दोस्तों, अगर किसी भारतीय कंपनी ने पूरी तरह देश में डिजाइन किया हुआ ड्रोन पेश नहीं किया, तो हो सकता है कि ये बड़ा ऑर्डर विदेशी मूल के प्लेटफॉर्म्स को मिल जाए। अब भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आ चुका है। क्या जीत हमारी देशी टेक्नोलॉजी की होगी या विदेशी कंपनियों की साझेदारी की? ये एक मेन सवाल उठ रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि ड्रोन का इकोसिस्टम बोलने वाली बात है, अभी हमें काफी वक्त लगेगा और कई सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भारत में बननी बाकी हैं, उनके लिए प्लानिंग बन रही है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से देश में डिजाइन किया हुआ ड्रोन, वो भी मेल क्लास का, बनाया जा सके, तो इसमें वक्त लगेगा। इसीलिए यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि विदेशियों के पास तो ऑलरेडी हर चीज की पूरी सप्लाई चेन से लेकर पूरा इकोसिस्टम है। भारत में ये इकोसिस्टम अब डेवलप हो रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है। फिलहाल आपको भी क्या लगता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस बार अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर सीधा वार किया। दरअसल अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में एक प्रोग्राम के दौरान अफगान स्टूडेंट्स ने तालिबान के उपगृह मंत्री मोहम्मद नमी उमरी को एक ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा दिया है। और ये नक्शा दोस्तों कई मायने रखता है। दरअसल इस नक्शे में
डुरंट लाइन से आगे का इलाका शामिल किया गया है, यानी कि वो जगह जो पाकिस्तान का हिस्सा है। यह स्टेप पाकिस्तान के लिए दोस्तों एक डिप्लोमेटिक झटका माना जा रहा है, क्योंकि ये मैप ऐतिहासिक अफगान दावों को फिर से उजागर करता है। हालांकि तालिबान ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं दिया, लेकिन दोस्तों ये घटना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को और गहरा कर सकती है। एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि ये मैप सिर्फ कोई सिंबल नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल संदेश है कि तालिबान अब डुरंट लाइन को लेकर खुलकर अपनी बात कह रहा है। वहीं दोस्तों डीआरडीओ की गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने अपना 2.7 किलो न्यूटन टर्बोजेट इंजन के डेवलपमेंट ट्रायल्स को मंजूरी दे दी है और इस इंजन को खासतौर पर एयर लॉन्च एयर टू सरफेस यानी कि ALAS मिसाइल सिस्टम के लिए बनाया जा रहा है, जो कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की क्षमता को बढ़ाएगा। GTRE ने दोस्तों इसे माइक्रो बस्ट कोड नेम दिया है। इसका वजन 25 किलो से भी कम है, लेकिन ये 2.7 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करता है, यानी कि साइज में छोटा लेकिन ताकत में जबरदस्त है। ये इंजन दोस्तों फ्यूल की भी बचत करता है और इसका स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन भी काफी कम है, जो लंबी दूरी वाली क्रूज मिसाइलों के लिए बहुत सही माना जा सकता है। और टेस्ट में तो दोस्तों ये मैक 1.2 की सुपरसोनिक स्पीड तक स्थिर प्रदर्शन भी कर चुका है। ये इंजन दोस्तों आने वाली ALAS मिसाइलों को ताकत देगा, जिनकी रेंज 300 से 500 किलोमीटर तक हो सकती है। और इवन इन मिसाइलों को रफाल M, Su-30 MKI और तेजस मार्क 2 जैसे प्लेटफॉर्म से लॉन्च भी किया जा सकता है। और इन मिसाइलों में आईसा सीकर, GPS/INS गाइडेंस और 200 किलो का वॉरहेड होगा, जिससे दुश्मन के जहाज, बंकर या मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया जा सकता है। मिसाइल का जो नेवल वेरिएंट होगा, ये मिसाइल एंटी शिप रोल के लिए इस्तेमाल की जाएगी, जबकि इंडियन एयरफोर्स वाला जो वेरिएंट है वो जमीन पर सटीक वार करने में सक्षम होगा। कहा जा रहा है कि 2026 तक प्रोटोटाइप तैयार होगा, 2026 से 27 के बीच ग्राउंड रन होंगे, 2028 तक इस मिसाइल के फ्लाइट ट्रायल्स होंगे। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अपनी बातों को लेकर अक्सर चर्चाओं का विषय बन जाते हैं, ऐसे में दोस्तों उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है और एक बड़ा दावा भी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान, रशिया, चाइना और उत्तर कोरिया जैसे देश परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका भी न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू करेगा। क्योंकि बाकी देश ऐसा कर रहे हैं तो अमेरिका पीछे क्यों रहेगा। CBS न्यूज के एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि हम अकेले ऐसे देश नहीं है जो टेस्ट ना करें। यही नहीं, उन्होंने दावा किया है कि इन देशों के अंडरग्राउंड टेस्ट इतने गहराई में होते हैं, लोगों को बस हल्का कंपन महसूस होता है। और हाल ही में आपने देखा होगा दोस्तों, पाकिस्तान भी यही काम कर रहा था जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार वहां पर भूकंप की खबरें आ रही थी। तो हो सकता है दोस्तों ये इशारा कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ भी हो। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर हथियार भंडार है, जो कि दुनिया को 150 बार खत्म कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रशिया और चाइना के साथ उनकी डीन्यूक्लियराइजेशन पर चर्चा हो चुकी, लेकिन अब कंडीशन बदल रही है। ऐसे में अमेरिका का ये जो कदम है वो 33 साल बाद सामने आया है, जहां अमेरिका की परमाणु पॉलिसी में एक बदलाव के रूप में इसे देखा जा रहा है। और एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि ये बयान वैश्विक सुरक्षा और परमाणु संतुलन पर गंभीर असर डाल सकता है। इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश की एयरफोर्स अब चाइना के साथ मिलकर बांग्लादेश में ड्रोन्स बनाने की फैक्ट्री लगाने जा रही है। ये एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समझौते के जरिए होगा, मतलब चाइना तकनीक साझा करेगा और बांग्लादेश में इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों चाइना को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग जानते हैं कि अगर चाइना ने ताइवान पर कदम बढ़ाया तो उसके परिणाम क्या होंगे। ट्रंप ने CBC के अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी और शी जिनपिंग के बीच जितनी भी पहले बैठकें हुई हैं, ताइवान का मुद्दा कभी सामने नहीं आया, क्योंकि चाइना के अधिकारियों ने उनसे साफ कहा था कि जब तक ट्रंप सत्ता में है तब तक वे कोई कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि नतीजा क्या होगा। हालांकि जब ट्रंप से पूछा गया इंटरव्यू के दौरान कि अगर चाइना ने हमला किया तो क्या अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा, तो ऐसे में ट्रंप ने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो आप जान जाएंगे। और शी जिनपिंग जानते हैं कि जवाब क्या होगा। दोस्तों ट्रंप का ये जो बयान है वो कहीं ना कहीं ऐसा है जो बिल्कुल क्लियर नहीं है, जिसमें कि वो खुलकर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन चाइना को मजबूत संदेश जरूर देंगे। दूसरी तरफ चाइना ने तो फिर दोहरा दिया कि ताइवान उसका इंटरनल मैटर है, लेकिन ट्रंप के दावों पर उन्होंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ये स्टेटमेंट ट्रंप का सिर्फ ताकत दिखाने वाला संदेश है, खास करके ऐसे समय में जब ताइवान के आसपास चाइना की मिलिट्री गतिविधियां बढ़ रही हैं। दोस्तों इसरो 2026 से पहले 7 मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य तय कर चुका है, जिसमें गगनयान प्रोग्राम का पहला बिना मानव वाला मिशन यानी कि जीवन मिशन भी शामिल है। ये जानकारी इसरो के प्रमुख वी नारायण जी ने दी है। उन्होंने कहा कि गगनयान प्रोग्राम अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है और अब एडवांस फेज में पहुंच गया। सारा हार्डवेयर श्रीहरिकोटा पहुंच चुका है, उसका इंटीग्रेशन जारी है। उन्होंने कहा कि हमने 3 बिना इंसान वाले मिशन की योजना बनाई है। इसमें पहला मिशन जीवन मिशन 2026 तक लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों भारत की सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CSIO ने भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन का हेड अप डिस्प्ले डेवलप किया है।
ये आधुनिक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम भारत के स्टेल्थ फाइटर जेट्स में पायलट को बेहतर डेटा डिस्प्ले और ऑपरेशनल अवेयरनेस देने वाले हैं, वो भी बिना स्टेल्थ या परफॉर्मेंस से समझौता किए हुए। और इस हुड का प्री प्रोटोटाइप डेमोन्स्ट्रेशन हाल ही में भारतीय वायुसेना को दिखाया गया। कहा जा रहा है कि 2 सालों में ये पूरा हो जाएगा। ये सफलता एएमसी प्रोग्राम में स्वदेशी एवियोनिक्स के इंटीग्रेशन की दिशा में एक बड़ा स्टेप है। दोस्तों, फाइटर जेट में हुड पायलट के सामने लगा एक ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले होता है जो उड़ान की महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि स्पीड, ऊंचाई, टारगेट और हथियार की पोजीशन सीधे आंखों के सामने दिखाता है। इससे पायलट को नीचे देखे बिना हेड अप रहकर मिशन पर फोकस बनाए रखने में मदद मिलती है। ये सिस्टम दोस्तों 30% हल्का और 50% कम बिजली खपत करने वाला है। इसका शार्प डिस्प्ले है, लो हीट सिग्नेचर है और तेजी से इसके मोड भी स्विच किए जा सकते हैं, जो कि इसे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए परफेक्ट बनाते हैं। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।